क्लास की करते हैं हम स्टार्टिंग। और ये जो टॉपिक है हमारा ये यहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में, और अब जल्दी से एक बार आप अंडरलाइन करोगे इसमें कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अगर कहा जाए पूरी अर्थ क्रस्ट पे, तो हमारा जो एल्यूमिनियम है इसकी कैटेगरी आती है आपकी तीसरे नंबर पे। अर्थ की क्रस्ट के अंदर अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम जो है ये तीसरे नंबर पे थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन अर्थ क्रस्ट। तो भी दिमाग में ये भी आएगा कि फर्स्ट और सेकंड जो है ये कौन सा होगा। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है वो आप चैट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है, चैट सेक्शन में आप लिख सकते हो। ये आपका थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। तो पहले नंबर पे कौन है? ये पहले नंबर पे है ऑक्सीजन और दूसरे नंबर पे है सिलिकॉन, ठीक है। ये आपका 8.3% बाई मास के हिसाब से ये तीसरे नंबर पे है। आपका ये भी सोचेंगे कि यार ऑक्सीजन कैसे हो सकता है, ऑक्सीजन तो अर्थ की क्रस्ट में नहीं पाया जा सकता। आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें जितने भी एलिमेंट है वो दो ही फॉर्म में मोस्टली प्रेजेंट है, या तो वो ऑक्साइड की फॉर्म में या वो सल्फाइड की फॉर्म में। आप देखोगे कि आयरन अगर अर्थ की क्रस्ट में मिलता है तो ऐसे नहीं कि बोरिंग कर दिया अर्थ में और वहां से लोहे के सरिये निकाल लिए, ऐसा नहीं होता। आयरन जो निकलता है वो आपका ऑक्साइड की फॉर्म में FeO की फॉर्म में निकलता है अर्थ की क्रस्ट में से। ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में निकलेगा O3 की फॉर्म में, सोडियम ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा इस फॉर्म में। तो ये अर्थ की क्रस्ट में से ऑक्साइड की फॉर्म, सल्फाइड की फॉर्म, इस तरीके से ये निकलते हैं बाहर, ठीक है। तो ऑक्साइड जो है इसी वजह से हमारी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा है, ये नंबर 1 पे है। और दूसरे नंबर पे तो पता ही है क्या, सिलिकॉन, ठीक है। अब हम और आगे चलते हैं। अब आज जो हमारी जो ये जो बोरॉन फैमिली जो स्टार्ट हो चुकी है, इसके आगे के जो टॉपिक हैं अब हम करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पूरा जो ग्रुप है वो NF2NP1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, जल्दी से बताना आपको, ये 13 ग्रुप है। यहाँ पर बहादुर अली गया इन तमिल। तो इसमें बहादुर अली गया इन तमिल में जो थैलियम है, देखो सभी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या दिखाते हैं, NF2NP1, ठीक है, NH2NP1। तो बताइए ये जो बोरोन है ये क्या दिखाएगा, BCl3 दिखाएगा, ठीक है, ये AlCl3 दिखाएगा। तो बताइए ऐसा क्या होता है Tl में जो ये TlCl3 ना दिखा के सिर्फ TlCl दिखाता है? चैट सेक्शन में जल्दी से आंसर सेंड कीजिए चैट सेक्शन में। ऐसा क्या हुआ भाई, थैलियम को इसने TlCl ही दिखाया? कल की क्लास में इसका मतलब डिस्कस नहीं हुआ ये। हर्ष बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया हर्ष। दीपांशु ठीक है। दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसे बोलते हैं क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। एस इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट। देखो यहाँ NH2NP1 था और यहाँ भी क्या था आपका NH2NP1। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आज की। As we go down the group in the periodic table, as electron do not participate in bond formation, तो फिर करेंगे कौन पार्टिसिपेट? सिर्फ NP1 के ही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसीलिए Tl क्या फॉर्म करता है, Cl, और ये TlCl3 जो है ये फॉर्म नहीं करता, या फिर कह लो ये अनस्टेबल होता है और ये आपका क्या होता है, स्टेबल होता है। इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जल्दी से बताना कल इनर्ट पेयर इफेक्ट डिस्कस हुआ था? थोड़ा बहुत भी जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए, इनर्ट पेयर इफेक्ट डिस्कस हुआ था? ओके 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 ओके, ठीक है भाई। और फिर भी बहुत कम बच्चे बता पाए, तो आंसर था इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट। एटॉमिक रेडियस की अगर बात करें तो देखो टॉप टू बॉटम, इसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो एटॉमिक रेडियस है नो डाउट क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, क्योंकि एडिशन ऑफ न्यू शेल। टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। बहादुर अली गया इन तमिल, ठीक है। एज वी गो टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, नो डाउट।
लेकिन ये क्या अजीबोगरीब बात सामने आई, एल्यूमिनियम जो है इसकी रेडियस इतनी है तो गैलियम की इतनी, ये तो उल्टा हो गया। गैलियम आपका होता है 135 पिकोमीटर और ये होता है आपका 141 पिकोमीटर एटॉमिक रेडियस, ये तो उल्टा हो गया। तो यहाँ इन्होंने यही बात बोली है कि जो गैलियम है वो 135 पिकोमीटर इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम जो कि 143 पिकोमीटर है। ठीक है, ये 143 पिकोमीटर है आपका, 143 पिकोमीटर है। तो ऐसा क्यों है? तो आंसर आता है यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ऐसा है। और ये आपके जो 55 क्वेश्चन हम करेंगे उसका टॉप 10 क्वेश्चंस में से एक होगा। व्हाई गैलियम इज लेस इन साइज देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पुअर शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है, ये डेफिनेशन ये भी आपकी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो करने वाले हैं उसका नाम है शील्डिंग इफेक्ट और इसी को क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट या फिर कह लो स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो देखो ये है आपका शील्डिंग इफेक्ट और आप बोल सकते हो इसी को ही क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, अच्छा इस स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है और ये क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। अगर कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और बीच में आपके बड़ी हाइट के कुछ बच्चे बैठ गए, यहाँ पर बड़ी हाइट के बच्चे, तो लास्ट की रो में बैठने वाले जो बच्चे हैं छोटी हाइट के, ये देखो ये बड़ी हाइट के बच्चे मैंने दिखा दिए। ठीक है, और छोटी हाइट के बच्चे मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ, ये छोटी हाइट के बच्चे हैं रेड कलर में। ठीक है, तो इनको बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों, बीच में बड़ी हाइट के बच्चे बैठ गए। इसी बड़ी हाइट के बच्चे को बोलते हैं हम स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी स्क्रीन बन गई जिससे बाहरी इलेक्ट्रॉन्स का कनेक्शन न्यूक्लियस से नहीं हो पा रहा है। ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, पांचवी शेल एटम्स की। ठीक है, एटम की 5 शेल है और बाहरी 5th शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या इनका कनेक्शन इस न्यूक्लियस से नहीं हो पा रहा है, टूट गया कनेक्शन इन दोनों का। ठीक है, इसकी वजह से इसे बोलते हैं हम स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसकी डेफिनेशन हम आज की ही क्लास में करेंगे। अब कितनी अजीब बात है, सबसे बढ़िया जो स्क्रीन बनता है वो कौन बनाता है, ये थोड़ा सा अटपटा है लेकिन ये सच है। सबसे अच्छा शील्ड एस बनाता है, फिर पी बनाता है, फिर डी बनाता है और फिर लास्ट में एफ बनाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ जो सबसे पुअर शील्ड है वो कौन बनाएगा, आपका एफ ऑर्बिटल बनाएगा, पुअर शील्ड। और सबसे स्ट्रॉन्ग शील्ड जो है वो कौन बनाएगा, आपका एस बनाएगा। बेशक से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, बेशक से इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन पुअर शील्ड कौन बनाता है, एफ बनाता है। क्यों बनाता है, बिकॉज ऑफ इट्स शेप, इसकी शेप ही कुछ ऐसी होती है कि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह इकट्ठा होकर रह जाते हैं, वो घूम नहीं पाते न्यूक्लियस के चारों ओर। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, अब मान लो ये पहली शेल है, दूसरी शेल है, तो यहाँ पर ये आपका है एस। ठीक है, ये एस है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है आपको। तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये क्लॉकवाइज इस तरीके से हो गया, यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये मत सोचना है दोनों एक दूसरे से टकराने वाले हैं, ये कोई सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर है, स्फीयर। ठीक है, बॉल की तरह। तो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से लगातार इस तरीके से दोनों घूमते रहते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, जिससे क्या होता है कि इसके न्यूक्लियस यानी इसकी न्यूक्लियस की पूरी तरह से प्रोटेक्शन होती है बाहरी शेल से। सही है, ठीक है। तो ये जो एस ऑर्बिटल है इसकी शील्ड सबसे ज्यादा होता है, पी डी, और सबसे कम शील्ड बनाता है कौन, एफ, क्योंकि इसकी शेप ही कुछ ऐसी होती है कि सभी इलेक्ट्रॉन एक जगह आके रह गए। अब इसी ऊपर वाले डायग्राम को देखो, मान लो ये है आपका, एक और डायग्राम बना देता हूं मैं।
मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपकी पहली शेल है, पहली शेल में एस होता है, दूसरी में एस पी होता है, एस पी डी होता है, एस पी डी एफ होता है, और यहाँ भी एस पी डी एफ होगा। 1 2 3 4 5। अब मान लो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट, और बीच में 4 में क्या आ गए, एफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब एफ इलेक्ट्रॉन में इस तरीके से अगर मैं देखूं तो ये आपका ये यहाँ पे है, और ये यहाँ पे पूरा मैंने एक एटम बनाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर 4 में जो एफ के इलेक्ट्रॉन है 14, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ पर एक जगह आके इकट्ठे हो गए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 एफ के सभी इलेक्ट्रॉन एक जगह आके इकट्ठे होके यहीं रहने लगे। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, ये घूम नहीं रही चारों तरफ जैसे एफ के इलेक्ट्रॉन घूमते थे, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन है उनका कनेक्शन न्यूक्लियस से अब स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। इनका कनेक्शन न्यूक्लियस से क्या हो गया, अब स्ट्रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन्स की शेप ही कुछ ऐसी होती है कि वो इसकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाए, क्योंकि ये पुअर शील्ड बनाते हैं, शील्ड अच्छा नहीं बनाते। देखो शील्ड पुअर बना तो बाहरी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो गया, और शील्ड अगर बहुत ज्यादा बन गया तो ये बाहरी इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से क्या हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा था, ये लॉस हो सकते हैं क्योंकि शील्ड ज्यादा मजबूत है, ठीक है, एस और पी का। तो इस तरीके से हम उसके शील्डिंग इफेक्ट और पूरे शील्डिंग इफेक्ट को समझ सकते हैं। अब एक जो लिस्ट बनेगी आपकी 55 क्वेश्चंस की, वो आज से होती है शुरू। तो आपकी 55 क्वेश्चंस की लिस्ट में से पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? तो आंसर है, एज वी गो डाउन द ग्रुप, as we go down the group, ठीक है, s electron do not participate in bond formation में ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। s electron do not participate in bond formation, ठीक है ना। क्यों नहीं कर पाते भाई? एस के इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर से देखो भाई ध्यान से, क्यों नहीं कर पाते, बहुत जरूरी है। ये देखो, बहादुर अली गया इन तमिल, तो यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी NH2NP1, जो कि ये मान लो बोरोन की है। बॉटम में आओगे तो NH2NP1, ये आपके एस इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ये थैलियम के हैं। NH2NP1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि यहाँ के एस इलेक्ट्रॉन पे क्रॉस क्यों लगता है? सोचा? क्योंकि इंडियम और थैलियम आपके कौन से 1 2 3 4 5 6 सेल में आता है आपका ये, ठीक है। ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 शेल में आता है। अब यहाँ आपके इंडियम में क्या है, आ जाएंगे यहाँ पे आपके से पहली शेल में क्या आ जाएंगे, एस पी डी एफ, एफ आ जाएगा। एफ के आ जाने से, अब खुद बताओ, एफ के आ जाने से अभी तो वही बन गया ना, इस तरीके से न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 में यहाँ पर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 एस के हैं, NH2 और NP1। तो यहाँ पर पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी, चौथी, पांचवी, यहाँ एफ के आ जाने से शील्ड क्या हो गया, पुअर हो गया। पुअर के होने से ये जो बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन है, NS इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस से क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। तो फिर लॉस कौन होगा? लॉस होगा सिर्फ NP का 1 इलेक्ट्रॉन। यही वजह है थैलियम आपका क्या बनाता है, TlCl। क्यों? क्योंकि आपके ये जो s इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो आपने क्या लिखा, एज वी गो डाउन द ग्रुप, s इलेक्ट्रॉन या NS इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट।
इस वजह से ऐसा होता है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल एस सेल भी आ ही रहा है। अब कई बच्चों के दिमाग में भाई देखो क्वेश्चन उठेंगे, बिल्कुल उठेंगे कि भाई सर ऐसा तो एफ के आने से ऐसा क्यों हुआ, एस भी तो है, एफ यहाँ पर पी भी तो है, डी भी तो है, ठीक है ना, बाकी इन केस में भी एस आ ही रहे हैं। तो एफ जो है वो अपनी डोमिनेंसी दिखाता है पूरी, ठीक है ना, वो इतनी डोमिनेंसी दिखाता है कि वो जो आ रहे हैं उनको अलग कर देगा और अपनी जगह को कवर कर लेगा एक जगह पे जहां पर सारे इलेक्ट्रॉन बैठ पाए। तो 5 में जो एस इलेक्ट्रॉन है वो भी प्रॉपर अच्छी तरह नहीं घूम पाते इस एफ की वजह से। और ज्यादा डिटेल में आपको शील्डिंग इफेक्ट पढ़ना है तो मैंने आज बच्चों को ये बात बताई थी कि आपकी 11th में है ये, ठीक है, 12th में भी है, तो फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है, थर्ड ईयर में भी है, फोर्थ ईयर में भी है, उसके बाद मास्टर में मास्टर करोगे उसके फर्स्ट ईयर में भी है, और मास्टर करोगे उसके सेकेंड ईयर में भी है, ठीक है ना। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सेकंड चैप्टर आपका, ये आपका आने वाले हर इसमें इलेबोरेट होता रहता है। ऐसी शील्डिंग इफेक्ट हर इसमें आएगा आपका मास्टर में, मतलब जो करोगे ना क्या पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी, उसमें भी आपका ये शील्डिंग इफेक्ट आएगा, बस चीजें इलेबोरेट होती हैं, 11th में इंट्रोड्यूस होती हैं। आपको 11th में क्या करना है, सिर्फ इतना कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है एज वी गो डाउन द ग्रुप, एस इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिस्ट का वो है डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है, इसी का दूसरा नाम है एक बड़ा पॉपुलर स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट ये क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो क्या होता है ये भी देखो भाई, शील्ड क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट में हम बिल्कुल वही बात आपको इंग्लिश में लिखनी है कि कोई टीचर पढ़ा रहा है और बीच में बड़ी हाइट के बच्चे आ जाते हैं जिनकी वजह से पीछे की रो में बैठे हुए छोटी हाइट के बच्चों को बोर्ड नहीं दिख पाता है, इसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब इसी को हम साइंस की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, जो अट्रैक्शन है किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना। क्यों टूट जाता है, ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से टूट जाता है, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। तो जो डेफिनेशन है आज भी मैंने इस क्लास में आपकी करवाई थी और आपके जो नोट्स हैं उनमें अगर नहीं है डेफिनेशन तो जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये वाली डेफिनेशन बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, देखो। डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये देखो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में था, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेशन है डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आंसर decrease in the force of attraction exerted by the nucleus, भाई किसने अट्रैक्शन करा, न्यूक्लियस, और exerted by the nucleus on the valence electron, न्यूक्लियस ने एग्जर्ट किया किसके लिए, ऑन द वैलेंस या ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू किसकी वजह से हुआ ये सब कुछ, ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इनर शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, इज कॉल्ड
स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, इसी को कहते हैं। तो तीन बातें हैं भाई, ब्रॉडली बोलूंगा मैं, तीन बातें हैं। डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम होना, डिक्रीज होना, किसके बीच में, एक्ट बाय द न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट प्रॉपर। अगला जो पोर्शन है वो भी जल्दी से देखते हैं, क्या था हमारा एनसीईआरटी, कहां तक आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर गैलियम के लिए भी हम क्या बात यूज करेंगे, इट इज ड्यू टू शील्डिंग, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट से ज्यादा होती है, सेकंड से ज्यादा होती है, थर्ड। अब मान लो पहले 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालना चाह रहे हो एल्यूमिनियम की, तो पहला इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, चलो आसानी से निकल गया, लेकिन दूसरा जो निकलेगा, अब तो भाई 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी माँ ज्यादा है बच्चे कम है, तो अब अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, बहुत मुश्किल से निकलेगा। तीसरा उससे भी ज्यादा मुश्किल से निकलेगा, तीसरा उससे भी ज्यादा मुश्किल से निकलेगा। सोच के देखो, बोरोन तो 3 पॉजिटिव दिखाता ही नहीं, बोरोन डू नॉट शो 3 पॉजिटिव, यानी 3 इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं करता वो। तो रीजन क्या है, तो देखो ये इसका रीजन यहाँ छुपा हुआ है। क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं, आपकी लिस्ट के क्वेश्चन जो है वो शुरू हो गए हैं एक तरह से। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो है, व्हाई बोरोन डज नॉट फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 3, क्या, व्हाई बोरोन डज नॉट फॉर्म, क्या फॉर्म नहीं करता, B3 पॉजिटिव आयन, ये फॉर्म नहीं करता। एल्यूमिनियम बिल्कुल करता है, AlCl3 बनाएगा, एल्यूमिनियम करता है, गैलियम करता है, लेकिन बोरोन नहीं करता, छोटा सा एलिमेंट साइज है इसका। तो देखो अगर हम बोरोन को ध्यान से देखें, बहादुर अली गया इन तमिल, तो बोरोन का साइज ये है छोटा सा, तो इंडियम का साइज जो है वो इतना बड़ा होता है, अगर ये बोरोन इतना ही है। बोरोन में क्या होता है, 2 ही लेयर होती हैं, एक तो पहली शेल है बोरोन की, 2 इलेक्ट्रॉन, अगली शेल में कितने होते हैं आपके, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस के 5 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इतना पास है कि पहला इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए जो आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगती है पहली, वो हाई होती है। अब सोचो जब पहला इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो प्रोटॉन 5 है और इलेक्ट्रॉन 4 ही रह गए, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है, सोचो प्रोटॉन 5 है और अब इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3 ही रह गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए एनर्जी और भी बहुत ज्यादा लगेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो कुल कहने का मतलब है बोरोन इसीलिए 3 पॉजिटिव शो नहीं करता, क्योंकि इसकी सम ऑफ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, तीनों का जो सम होता है वो वेरी हाई होता है। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा, बोरोन हैज वेरी स्मॉल साइज, मैं ये आंसर लिखवा देता हूं और आपको भी नोट करना है ये, बोरोन हैज वेरी स्मॉल साइज, हैज वेरी स्मॉल साइज, ठीक है, एंड वेरी हाई sum of 3 ionization enthalpy, sum of 3 ionization enthalpy। ठीक है, एंथैल्पीज कौन सी, डेल्टा IH1 प्लस डेल्टा IH2 प्लस डेल्टा IH3, इस तरीके से नोट्स में पूरा
अंडरलाइन करना है। Therefore it cannot lose its 3 electron. Therefore it cannot lose its 3 electron to form B3 पॉजिटिव आयन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता जब तक कि B3 पॉजिटिव आयन फॉर्म कर सके। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी एक बार देख लेते हैं और एनसीईआरटी को। अगला क्वेश्चन करने से पहले एनसीईआरटी, भाई ये तो हो गया इसका खत्म। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात की जाए तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले तो डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होती है, क्योंकि एक्सेप्शन केस आ चुका है, वो जो अभी मैंने साइज का मैटर बताया था। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो गैलियम जो है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, कितना, एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग समर। क्या बात है, गर्मियों में जो गैलियम है वो क्या होता है, लिक्विड फेज में रहता है। ठीक है, और ये अब आप अपने हाथ पे डालोगे तो आपकी हथेली की गर्माहट से भी ये पिघल जाता है। बोरोन का तो पता ही है, अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बोरोन का, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस है बोरोन। ठीक है, अच्छा, इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो हम करते हैं अब शुरू। अगला क्वेश्चन आपका आज का है नंबर कौन सा, 1 2 3 अभी हो गया, फोर्थ पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 4। और क्या है क्वेश्चन नंबर 4, लैटिस एंथैल्पी मीन, जो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, जैसे NaCl जो है ये लैटिस एंथैल्पी बनाता है। भाई क्या बताएं, 12th का पहला ही चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट, उसमें क्रिस्टलाइन लैटिस एंथैल्पी, लैटिस जो है क्रिस्टल लैटिस वो आएंगे। क्रिस्टल्स होते हैं ये, जैसे NaCl, नमक का ब्लैक सोल्ट देखा होगा आपने, बड़ा सा क्रिस्टल, पिसा हुआ नमक नहीं, बड़ा क्रिस्टल की नमक की डली, तो वो क्रिस्टल होते हैं। तो बोरोन का स्ट्रक्चर भी वैसे ही होता है, क्रिस्टल। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, और क्या है, वाई बोरोन ट्राइफ्लोराइड, वाई बोरोन ट्राइफ्लोराइड एक्ट एज लेविस एसिड, लेविस एसिड। तो लेविस के हिसाब से एसिड को क्या होते हैं, चैट सेक्शन में बताइए, लेविस के हिसाब से एसिड क्या होते हैं, लेविस एसिड। लेविस एसिड किसे कहते हैं, एक भी नहीं भाई, वो एसिड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं उसे लेविस एसिड बोलते हैं। ठीक है, वो एसिड जो लेविस एसिड कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। उल्टा कर दो, जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं वो लेविस बेस हो गए। तो BF3 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड 1 2 और ये 3 है। तो यहाँ बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। तो शेयर करने के बाद इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। तो बताओ ये रिच है या डेफिशिएंट है, बताइए। बोरोन यहाँ पर रिच है या डेफिशिएंट है, दीपांशु ठीक है, देवेश ठीक है, अब्दुल ठीक है, शिवानी ठीक है, वेरी गुड। ये डेफिशिएंट है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हुआ ही नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसके 2 2 4 2 6 ही है, इसीलिए ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है ना, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये लेविस एसिड है। तो आंसर क्या है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड हैज only 6 electron in the valence shell. Boron trifluoride has only 6 electron। 6 इलेक्ट्रॉन को ना इस तरीके से लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, तरीके बता रहा हूँ मैं, 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन
in the valence shell, ठीक है, therefore it need two electron, TWO, two electron to complete its octet, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। It can readily accept a pair of electron, बहुत तेजी से readily accept a pair of electron, ठीक है, and behave as Lewis acid, ठीक है। तो ये चीज थी आपको जो पूरा प्रॉपर एग्जाम में लिखनी है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, देयरफॉर इट नीड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है ना। इट कैन रेडली एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए लेविस एसिड है। अगला क्वेश्चन है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, और फिर हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्वेश्चन भी रोज कर ले तो 11 दिन में 55 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे हमारे। तो क्वेश्चन है डिफाइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डिफाइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपने कई बॉन्ड का नाम सुना होगा, कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसको आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम बताइए, क्या कोई बता सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वेरी गुड दीपांशु, देवेश, दीपांशु भाई गुड गोइंग, बहुत बढ़िया। इसको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? डेटिव बॉन्ड, ये इसका दूसरा नाम है, इसको डिफाइन करना है। तो मैं तो यार एक छोटा सा की पॉइंट है जिन पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बार बार। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है contributed by one but shared by both, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। contributed by one but shared by both। जैसे मान लो दो दोस्त हैं, किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, किसी का जन्मदिन भी नहीं था, वैसे कैजुअली चले गए, खाया तो दोनों ने है लेकिन बिल पेमेंट एक ने की है, तो शेयर्ड बाय बोथ लेकिन कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन, ठीक है। तो शेयर्ड बाय बोथ बट कंट्रीब्यूटेड बाय वन को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसका जो एग्जांपल है आप इसका दे सकते हो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, और ये अमोनिया। अमोनिया के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे क्या होता है? लोन पेयर। ये बेचारा भूखा मरा पड़ा है, इसके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं लोन पेयर, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? बोरॉन को। एक इलेक्ट्रॉन जो है ये बोरॉन को देगा और आपस में बॉन्ड बनेगा, और इस पे एक धब्बा लग गया इस एरो का। दिस एरो रिप्रेजेंट कि कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ, सॉरी शेयर्ड बाय बोथ बट कंट्रीब्यूटेड बाय वन। पता लग रहा है देख के एरो को, नाइट्रोजन है कंट्रीब्यूटर, ठीक है। तो क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? इट इज ए कोवलेंट बॉन्ड। आंसर में अगर हम लिखें तो इट इज ए कोवैलेंट बॉन्ड formed between two atoms, in which the shared pair of electron is contributed by only one, ठीक है ना। शेड पेयर इलेक्ट्रॉन बता दिया।
तो इट इज अ कोवलेंट, एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड होता है, दो एटम से मिलकर बना, जिसमें शेयर्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों होते हैं, वो कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ एक। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस डायग्राम को बना सकते हो इस तरह से। ये यहाँ पर मत बनाओ अभी, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो कि इसके पास है लोन पेयर, इसके पास कुछ नहीं है, तो जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो इस तरीके से फॉर्म हो गया, एफ एफ एफ, और ये है आपका बॉन्ड, या नाइट्रोजन है, या एच एच एच। और ये इतना पॉपुलर एग्जांपल है कि आपको बुक में भी दिखाई देगा इस तरीके से, BF3 ये बॉन्ड और ये NH3 ऐसे दिखाई रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसा बॉन्ड जो जिसमें कंट्रीब्यूशन जो हो वो तो एक का हो, लेकिन शेयरिंग जो हो वो दोनों की। जल्दी से बताओ एल्यूमिनियम का उस एलॉय का नाम बताओ जिससे जहाज एयरक्राफ्ट पार्ट बनते हैं। एल्यूमिनियम का एलॉय जिससे एयरक्राफ्ट पार्ट बनते हैं। है किसी के पास आंसर? एयरक्राफ्ट के जो पार्ट हैं वो, दीपांशु ठीक है, देवेश ठीक है, और शिवानी ठीक है, हर्ष ठीक है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने बताया है, उससे जहाज के पार्ट बनते हैं। नाम है इसका ड्यूरेलुमिन, इसको बोलते हैं ड्यूरेलुमिन, ठीक है। ये इतना कमाल का होता है कि एक तो जहाज को पानी में खड़ा रखोगे, इस पर जंग नहीं लगती, तो ये नॉन कोरोजिव, कोरोजन नहीं होता, ठीक है। ये बहुत लाइट होता है, ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है ना। अब ये थोड़ी ना है कि आप जहाज लेके जाओगे यार और आपका कोई हिस्सा टूट गया तो आप हवा हवा में इसको बाहर निकल के, जहाज से बाहर निकल के और पेच कस दोगे उसका, ठीक हो गया भाई ये हिस्सा, नहीं। हाँ, तो पूरा हाई रिस्क पे चलते हैं ना वो। वहां की विंडो तक भी आपकी कोई छोटी मोटी विंडो नहीं होती, वो पम्मा की बनी होती है, पम्मा की विंडो भी। क्या होता है ये पम्मा? ये पॉलीमर होता है खतरनाक, पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट, ठीक है, इसको पम्मा बोल देते हैं। इससे एयरक्राफ्ट विंडो बनाई जाती है, उसकी खिड़कियां, पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट, पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट, इसकी बनाई जाती है वो, ठीक है। ये आप 12th में पढ़ोगे। तो यहाँ तक था आज की क्लास में हमारा। हम अब 5 क्वेश्चन खत्म हो गए, अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे इनको, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।